हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के मास में बढ़ोतरी हो गया, उसके लंबाई में बढ़ोतरी हो गया, उसके नंबर में बढ़ोतरी हो गया, यही चीज़ क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो इंक्रीज इन मास, लेंथ, नंबर, तो यही क्या है? ग्रोथ हमारा होता है। ग्रोथ बोले या डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट्स, वाटर और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनका ग्रोथ हो सकता है या डेवलपमेंट हो सके। प्लांट, अब एक क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में ये कि प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन कौन सा मिनरल रिक्वायर है, हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे हम लोगों का तो ये पता चल जाता है कि कोई भी एलिमेंट की कमी होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो हमें रोग हो जाता है, वैसे ही पौधों में भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जूलियस वान सैचेज। कौन थे? जूलियस वान सैचेज। सबसे पहले इन्होंने बताया था, सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था स्टोरेज सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट इज स्टार्च। जो कि देखो, प्लांट में जो स्टोरेज सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। और ह्यूमन में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ह्यूमन में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। तो ये ह्यूमन के लिए किस एनिमल के लिए क्या है? ग्लाइकोजन या एनिमल बोल दो। और प्लांट के लिए क्या होता है? स्टार्च होता है। अब देखो, और बताया था उन्होंने कि प्लांट ग्रो कम्प्लीटली ऑब्सेंस ऑफ सॉइल, यानी उन्होंने ये बताया था कि हम प्लांट को बिना सॉइल के भी ग्रो करा सकते हैं। मतलब बिना सॉइल के भी क्या कर सकते हैं? हम ग्रो करा सकते हैं। केवल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। मान लो कि एक ग्लास ले लो, ग्लास में क्या करो कि पानी भर दो, पानी के अंदर क्या करो कि जो उस प्लांट को चाहिए उसको डाल दो, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, जितना चाहिए, जितना खनिज लवण चाहिए, जितना मिनरल चाहिए, सब डाल दो, बस मिट्टी नहीं रहेगी। तो प्लांट की जड़ें क्या करेंगी? प्लांट की जड़ों को मिट्टी से तो मतलब है नहीं, उनको तो बस जो एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी वो एलिमेंट क्या करेगी? उसमें से खींच लेगी ना। तो ऐसे ग्रोथ होता है। तो इन्होंने यही बताया था कि प्लांट को है ना, हम बिना मिट्टी के, यानी मिट्टी के अब्सेंस में हम ग्रो करा सकते हैं। इस मेथड को उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया था। इस मेथड को क्या नाम दिया था? हाइड्रोपोनिक्स दिया था। तो आप देख सकते हैं कैसे ग्रो कराया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? प्लांट हो गया। और प्लांट की रूट है, देखो रूट अंदर है कि नहीं? यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन हो गया अपना, यहाँ से मिनरल डाल रहे हैं, तो यहाँ से मिनरल जाएगा और यहाँ से प्लांट क्या करेगा? जो उसका जड़ होगा, जो उसका रूट होगा, यहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और पत्तियों तक भेज देगा, जिससे क्या करे? वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अब देखो, यहाँ पे ये हम अपना, यहाँ पे देखो एयर का बबल डालते हैं, ताकि ऑक्सीजन मिल सके। इधर देखिए न्यूट्रिएंट का पंप है, यहाँ पे क्या? न्यूट्रिएंट का पंप है, नहीं हमको जो पता चलेगा कि किसी चीज़ की कमी है तो यहाँ पे उससे, यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे। ठीक है ना? तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ऐसे ही होता है। तो आगे चलते हैं। अब तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स, कंप्लीट सॉइल की अनुपस्थिति में पौधों का न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो कंप्लीट सॉइल का क्या होगा? अब्सेंस होगा, यानी थोड़ी भी मिट्टी नहीं रहेगी। इससे यह पता चल जाता है कि उस पौधे को किसकी कितनी मात्रा जरूरी है, या किसकी कमी से उसे कौन सा रोग होता है और किसकी अधिकता से कौन सा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट को किसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, या किसकी अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है, या उसको किस किस एलिमेंट की क्या आवश्यकता है। तो ये इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो ये एक हाइड्रोपोनिक्स मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ, जिसे जिसे कमर्शियल यूज भी किया जाने लगा। कमर्शियल यूज भी क्या क्या कमर्शियल यूज हम कौन कौन सा करते हैं? तो देखो, टोमेटो को उगाते हैं, क्या करते हैं? टोमेटो उगाते हैं, हमारा सीडलेस कुकुम्बर हो जाता है, मतलब सब्जियां जो नॉर्मल, जो हमारी सब्जियां होती है ना, उनको हम उगाते हैं, और हमारा जो धनिया हो जाता है। आगे देखिए, इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट, मिनरल एलिमेंट्स। इसेंशियल जो मिनरल एलिमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक माइक्रो, माइक्रो मतलब ज़्यादा या बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। तो 10 मोल पर किलोग्राम ड्राई वेट से ज़्यादा की आवश्यकता होगी, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल देंगे। और जिसकी जिसकी आवश्यकता किससे 10 मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट से कम होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल देंगे, जो कि बहुत कम आवश्यक होता है, इसकी जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसके लिए आपको एक हम ट्रिक बता दें कि जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम हो, जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम हो, उनमें से जितने होंगे, केवल क्लोरीन को और बोरान को छोड़ के, किसको? क्लोरीन और बोरान को छोड़ के, उसमें से जो आएंगे, जो एग्जाम्पल में दिख जाएगा, वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। और एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 के बीच में, और इंक्लूड कर लो क्लोरीन को और बोरान को, ये जो इनमें का होंगे वो क्या हो जाएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। तो आप इनको याद कर सकते हैं ऐसे, जो 20 से कम होगा
बस उसमें से क्लोरीन बोरान को निकाल दो, जो 5 नंबर पे पड़ता है, 17वां इसका है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। और जो 21 से लेकर 30 के बीच में पड़ता है वो कौन हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा। अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस किस काम में कौन कौन एलिमेंट की आवश्यकता होती है, किस लेवल पे आवश्यकता होती है। तो पहला देखो, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए एलिमेंट की आवश्यकता क्यों होगी, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अच्छे से हो सके। यदि एलिमेंट अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाए तो प्लांट का रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, इनका उनका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। अब दूसरा देखो, एलिमेंट की आवश्यकता क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। मान लो कि किसी पौधे में क्लोरीन की कमी हो गई, तो हम उसको क्लोरीन को देकर ही उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, ना कि हम सोडियम को या पोटेशियम को देके। तो वही एलिमेंट की आवश्यकता स्पेसिफिक होती है, यानी नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है। यदि नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है तो इसके अलावा कुछ और या किसी एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। और तीसरा क्या था, ये एलिमेंट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना, उनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराते हैं। तो आपको मेटाबॉलिज्म हम बताए हैं कितने प्रकार का होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म में 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है, एक होता है हमारा केटाबॉलिज्म, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म। अब देखो, कार्य के आधार पर एलिमेंट्स को 4 टाइप में बांटा गया है। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी डिवाइडेड एलिमेंट्स ऑन 4 टाइप्स। अब देखो, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स, यानी कौन से, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट हो जिससे बायोमॉलिक्यूल्स बने हो, या सेल्स जिससे बने हो, तो या स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। तो देखो, बायोमॉलिक्यूल्स किससे मेन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। मेनली ज़्यादा यही होते हैं, मतलब इनकी जो परसेंटेज होती है ज़्यादा होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तो आपको ऐसे ही याद है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो हमारे फेमिलियर है, हम लोगों से हमेशा सुनने को मिलते हैं। अब दूसरा एनर्जी रिलेटेड देख लेते हैं। कौन सा, एनर्जी रिलेटेड। देखिए, जो मैग्नीशियम 2+ होता है वो किसमें, क्लोरोफिल में, किसके लिए, किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्लोरोफिल के लिए। और PO4 3- जो हमारा फास्फेट होता है, PO4 3- वो ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसमें, ATP का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो ये फास्फेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडिनो इसमें ATP में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ATP के बनने में क्या करता है, ये सहायता करता है, PO4 फास्फेट। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब देखो, तीसरा हो जाएगा एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, मतलब क्या करेंगे, एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे या उसको इनहिबिट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे, मतलब उसको कुछ करने के लिए एक्टिवेट करते हैं या उसको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो मैग्नीशियम 2+ किस पे काम करता है, रूबिस्को और पेप्टोज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो जो हमारा मैग्नीशियम 2+ होता है वो रूबिस्को और पेप्टोज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, हम बता सकते हैं, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जिंक 2+ का अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिव करता है। जो जिंक 2+ होता है ना, वो किसको करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिव करता है। जो हमारा जिंक 2+ होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिव करता है, याद करना है आप लोगों को बस। आ जाओ, Fe देख लो, जो आयरन हो गया हमारा, मोलिब्डेनम हो गया। जो आयरन हो जाता है और मोलिब्डेनम होता है, और नाइट्रोजिनेज को एक्टिव करते हैं, किसको एक्टिव करते हैं, नाइट्रोजिनेज को एक्टिव करते हैं। तो जो हमारे Fe होते हैं, MO होते हैं, वो नाइट्रोजिनेज को एक्टिव करते हैं। जो नाइट्रोजिनेज होता है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सहायता करता है। तो जो नाइट्रोजिनेज होगा वो किसमें सहायता करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। अब चौथा देखो, ऑस्मोटिक बैलेंस और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में, किसमें, ऑस्मोटिक बैलेंस कराते हैं और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी सहायता करते हैं। तो जैसे स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम हमारा। तो स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए कौन होगा, पोटेशियम। और मान लो पोटेशियम की जब मात्रा अधिक होगी तो हमारा स्टोमेटा अधिक मतलब स्टोमेटा खुल जाएगा, और जब वही पोटेशियम बाहर चला जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और देखो, तो वही ऑस्मोटिक बैलेंस और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हमारा पोटेशियम हेल्प करता है। क्लोरीन और सोडियम क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस कराते हैं। क्या कराते हैं, आयनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस ये भी करते हैं। नोट, सबको ज़्यादा मात्रा में आवश्यक एलिमेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से एलिमेंट आवश्यक होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से एलिमेंट आवश्यक होते हैं। तो इसका आप याद कर लीजिए, PPSC, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम हमारा हो गया। तो देखो, सबसे ज्यादा मात्रा में किन किन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो 4 एलिमेंट होते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था वो देखिए, मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है, तो मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट होता है, अभी हम लोग देखे, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि नहीं देखा, मैग्नीशियम किसका है कंपोनेंट, क्लोरोफिल का होता है। मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट होता है, तो क्लोरोफिल का होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है,
अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या बताया था, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 20 से कम वाले होते हैं। तो अब देखो, और जो 20 से ऊपर वाले होंगे वो कौन सा हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो देख लो 20 से ऊपर कौन सा है, मतलब 20 से नीचे कौन सा है, तो 20 से नीचे कौन सा है इसमें से, मैग्नीशियम है कि नहीं है, तो बस यहाँ पे मैग्नीशियम को मार दो। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का कार्य बताओ, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का कार्य देखो। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में देते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, ग्रेटेस्ट अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में। NO3 माइनस NO2 माइनस NH4 के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। NO3 माइनस NO2 माइनस NH4 के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेटाबॉलिक कर रही सेल्स में इसकी आवश्यकता होती है। किसके लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती हैं, जो हमेशा पूरी लाइफ डिवाइड करती हैं, जो मेटाबॉलिक सेल्स कर रही हैं, उनके लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड हमारा हो गया, विटामिन और हार्मोन्स बनाने में भी सहायता करता है। जो नाइट्रोजन हो गया किसमें सहायता करता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन और हार्मोन्स बनाने में। और इसकी कमी यदि हो जा रही है तो हमें क्लोरोसिस देखने को मिलता है। पौधों में क्या देखने को मिलता है, क्लोरोसिस देखने को मिलता है। तो जो थोड़ी सेंसेंस लीफ वाली, मतलब सेंसेंस जो थोड़ी एज वाली लीफ हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, पीली पड़ने लगती है। कैसी पड़ने लगती है, पीली पड़ने लगती है। तो जो सेंसेंस एज वाली लीफ होती है ना, वो पीली पड़ने लगती है। अब देखो, नाइट्रोजन और पोटेशियम की डिफिशियंसी से सिम्टम किस एज में दिखता है, जो नाइट्रोजन और पोटेशियम है उसका डिफिशियंसी का सिम्टम्स किस एज में दिखता है, तो किस एज में दिखता है, सेंसेंस एज में, या सेंसेंस लीफ में दिखता है। इसमें सेंसेंस लीफ में दिखता है, जो बुढ़ी हो चुकी है, मतलब जो एजगर हो चुकी हैं। अब देखिए पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम आयन के रूप में, K+ आयन के रूप में पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है। फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट्स। किसमें पाया जाता है, हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया उसमें, बर्ड्स में, लीव्स में और रूट टिप्स में। किसमें, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रूट टिप्स हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गई। हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो पोटेशियम का उसका मेन काम क्या होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी, देखो जब कोई सेल टर्जिड होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, तो और जब कोई सेल क्या होगा, फ्लैसिड होगा, फ्लैसिडिटी होगा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो वही ओपनिंग के क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प कर रहा है, या टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी में कर रहा है। प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें, प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो, मेंटेन एनायन केटायन बैलेंस, और जो हमारा एनायन और केटायन बैलेंस है हमारे शरीर में, उसको मेंटेन करता है। अब देखते हैं एनायन क्या होता है और केटायन क्या होता है। मान लो सोडियम क्लोराइड ले लो, NaCl, तो NaCl को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, Na+Cl- बन जाएगा। तो Na+ क्या है, केटायन है, यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या है, एनायन है। तो जिसपे पॉजिटिव होता है वो केटायन होता है, जिसपे नेगेटिव होता है वो एनायन होता है। अब देखो, वह एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, वह कौन सा एलिमेंट है जो किसी भी एंजाइम में पाया तो नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे एंजाइम को एक्टिव है उसका सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, पोटेशियम ही होता है। कौन सा होता है, पोटेशियम ही होता है, जो कि एंजाइम्स के अंदर तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस सिंथेसिस ATP सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो फास्फोरस किस में हेल्प करता है, ATP और NADPH के सिंथेसिस में, ATP और NADPH के सिंथेसिस में। H2PO4 माइनस H2PO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब होता है। जो हमारा फास्फोरस होता है H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ, फास्फोरस किसका पार्ट, तो जो हमारा फास्फोरस है वो किसका पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाएगा, प्रोटीन का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। आप लोगों ने जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस हो जाते हैं, हमारा शुगर होता है और फास्फेट होता है। कौन होता है, फास्फेट। तो फास्फेट में फास्फोरस है कि नहीं है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में भी होगा। सभी फोटोफास्फोरिलेशन रिएक्शंस में होता है। जो हमारा फास्फोरस है ना, वो सभी फोटोफास्फोरिलेशन जितनी रिएक्शंस होती है उन सब में होता है। अब देख लेते हैं इधर डिफिशियंसी यदि हो जाएगा तो कौन सा, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो जाएगा। हम लोग आगे चल के लास्ट में देख लेंगे क्लोरोसिस और नेक्रोसिस क्या होता है। तो क्लोरोसिस आपको बता ही दिए हैं, पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। और नेक्रोसिस में क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। आगे देखते हैं अब कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम किस रूप में, कैल्शियम 2+ के फार्म, मतलब कैल्शियम 2+ के फार्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। किसमें, फोटोलिसिस में, बहुत कम। जैसे फोटोलिसिस क्या करेंगे, मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है अपना, इसको हम क्या करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में, फोटो मतलब सूर्य का प्रकाश, और कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करेंगे, इस H2 टूटेगा तो 2H+ आयन बना लेता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन आप यहाँ पे मिल जाता है। तो देखो ये मान लो एक नेसेंट ऑक्सीजन बचा था यहाँ पे, तो इसको मान लो यहाँ पे 2 लिख दिए और 1/2 कर दे। मान लो इसे कटेंगे तो क्या बचेगा, O बचेगा कि नहीं बचेगा अपना। तो वही सिंपल सा हम किए हैं। अब देखो कैल्शियम सेल वॉल सिंथेसिस,
कैल्शियम किस में हेल्प करता है? सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कैल्शियम हमारा सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। माइटोटिक स्पिंडल में के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखो हमारे जो वहाँ पे सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको माइटोटिक स्पिंडल देखने को मिलते हैं, जो कि क्रोमोसोम को इक्वेटर पे क्या कर रहते हैं? पकड़े रहते हैं इक्वेटर पे। जैसे हमारा सेल स्टेज में होता है ना, तो क्रोमोसोम को क्या किए रहते हैं? वो स्टेज यहाँ पे इक्वेटर पे पकड़े रहते हैं। इक्वेटर पे क्या किए रहते हैं? पकड़े रहते हैं। अब देखो डिफिशियंसी यदि हो जा रहा है तो क्या होगा? क्लोरोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा और डेथ ऑफ रूट टिप्स। क्लोरोसिस होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, और जो रूट टिप हो जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगा, और जो शूट टिप होती है उनकी डेथ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। उसका तो जड़ पहले मान लो रूट टिप जो था वो अगर डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, तो वो उसकी जड़ें नहीं ग्रो कर पाएंगी। जब जड़ें नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा? मिनरल्स को खींच नहीं पाएगा जमीन से ना। और देखो शूट टिप यदि ग्रो हो गया तो पौधा लंबाई में नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही उसके ऊपर ज़्यादा पत्तियां नहीं आएंगी जिससे वो मर जाएगा। तो ये होता है। अब देखो रीमोबिलाइजेशन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना ही क्या कहलाता है? रीमोबिलाइजेशन कहलाता है। तो कैल्शियम इसमें कोई रोल नहीं निभाता है। कैल्शियम क्या है? एक नॉट रिमोबलाइज होता है। क्या होता है? नॉट रिमोबलाइज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्या होता है? नॉट रिमोबलाइज्ड होता है। रिमोबलाइजेशन क्या है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी भी एलिमेंट का जाना। अब देखो मैग्नीशियम का काम देख लेते हैं। एब्जॉर्ब Mg2+ आयन, ये सब याद करना है। यहाँ पे आप एक बार में समझ के नहीं याद कर सकते हैं, आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम एक बार ऊपर से बताते चले जा रहे हैं। तो देखिए मैग्नीशियम एब्जॉर्ब्ड एज मैग्नीशियम 2+ आयन, Mg2+ आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और डीएनए और आरएनए में सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है तथा डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से हमें क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ, यानी जो यंग लीफ होती हैं, जो मतलब अभी मान लो कि 10 दिन 15 दिन अभी हुआ उन लीफ को निकले हुए, उनमें क्या करा देता है? क्लोरोसिस करा देता है। वो क्या हो जाएंगी? पीली पड़ने लगती हैं। तो जो यंग लीफ होती है ना, उनमें वो क्या होती है? पीली पड़ने लगती है मैग्नीशियम की कमी से। अब दूसरा देखो सल्फर होता है। सल्फर क्या होता है? एब्जॉर्ब सल्फेट। एब्जॉर्ब किसके रूप में होता है? सल्फेट के रूप में एब्जॉर्ब होता है। एमिनो एसिड्स हो गया, विटामिन हो गया, इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। एमिनो एसिड्स और विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो जो सिस्टीन और मिथ्योनिन एमिनो एसिड है ना, जो सिस्टीन हो गया और मेथियोनिन हो गया, जो सिस्टीन और मिथ्योनिन हो गया, इन दोनों एमिनो एसिड के सिंथेसिस में सल्फर हमारा हेल्प करता है। और विटामिन में हमारा जो B1 होता है, थायमिन, विटामिन B1 या थायमिन, और एक होता है बायोटीन, इन दोनों को सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बायोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। बायोटीन से एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था पहले। देखिए जितना इसमें पॉइंट है ना, सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं लमसम। अब आगे देखिए। अब देखो सल्फर को एंजाइम का भी भाग है। सल्फर किसका भाग है? को एंजाइम का भी भाग है। प्याज में सल्फिनिक एसिड बनाता है। जो प्याज होता है ना, हमें आंख में लगता है, वो किसकी वजह से होता है? सल्फर की वजह से। सल्फर क्या करता है? सल्फिनिक एसिड बनाता है। यदि सल्फर की डिफिशियंसी हो जा रही है तो क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ, तो यंग लीफ का क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। यदि सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है तो यंग लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है। अब देखो आयरन Fe3+ आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। जो हमारा आयरन होता है वो Fe3+ आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। लार्ज अमाउंट रिक्वायर होता है। लार्ज अमाउंट में क्या होता है? रिक्वायर होता है। फिरोडॉक्सिन साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। जो हमारा फिरोडॉक्सिन है ना, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वाला जो पढ़ेंगे आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे देखेंगे आप फिरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम देखने को वहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग में का काम करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और यदि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ, जो हमारी यंग लीफ होगी ना, उनमें क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाता है। उनमें क्या होता है? क्लोरोसिस हो जाता है। अब देखते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज का मेन काम होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का क्या कराएगा? फोटोलिसिस कराएगा। मान लो वाटर को फोटोलिसिस कराएगा तो 2H+ मिलेगा, +1/2 O2 मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीशियम, देखो ये मैग्नीशियम 2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है, Mg2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस भी कराता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। यदि मैग्नीज की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ हो जाता है। और ग्रे स्पॉट ऑफ ओक, एक ओक का पौधा होता है ना, उस पर क्या बन जाते हैं? ग्रे स्पॉट बन जाते हैं। अब देखते हैं जिंक कैसे जिंक Zn2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है और ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। जैसे कार्बोक्सिलेज हो गया, जो हमारी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है ना, उसको जिंक उसको एक्टिवेट करता है। ऑक्सीजन का सिंथेसिस करता है। ऑक्सीजन जो कि एक हार्मोन होता है, उसको क्या करता है? सिंथेसिस करता है। इसके डिफिशियंसी से क्या होगा? 60 इंटरनोड, जो इंटरनोड होते हैं, मान लो गन्ना का जो इंटरनोड हो रहे थे, लंबा हो रहे थे, जिससे गन्ना बड़ा हो रहा था, तो इंटरनोड क्या हो जाते हैं? छोटा हो जाते हैं। देखो ये नोड है, इसके बीच का जो लंबाई है ना, या बीच का जो डिस्टेंस है, वही क्या होता है? इंटरनोड होता है। तो डिफिशियंसी की वजह से 60 इंटरनोड हो जाते हैं, इंटरनोड छोटे हो जाते हैं। आ जाते हैं कापर पे। कापर 2+ के रूप में एब्जॉर्ब होता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कापर किसके रूप में? कापर 2+ आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कापर की डिफिशियंसी से क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों हो जाती है।
अब देखते हैं बोरान। बोरान क्या था? बोरान BO3 3 माइनस और B4O7 3 माइनस के रूप में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो बोरान BO3 3 माइनस और B4O7 3 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब होता है। हेल्प करता है किसमें? अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। मेम्ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, पॉलन के जर्मिनेशन में। मेम्ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, पॉलन के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सेल के इलांगेशन में हेल्प करता है, और सेल डिफरेंशिएशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्या ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो किस किस में हेल्प कर रहा है? पॉलन के जर्मिनेशन में, जो हमारा पॉलन ग्रेन बनता है उसको जर्मिनेट करने में हेल्प कर रहा है। मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। सेल के इलांगेशन में हेल्प करता है तथा सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। सेल को मेच्योर होने में, डिफरेंशिएशन मतलब मेच्योर होना, उसमें हेल्प करता है। अब आते हैं डिफिशियंसी पे। यदि बोरान की डिफिशियंसी हो जाती है तो डेथ ऑफ रूट टिप्स एंड शूट टिप। रूट टिप होगा और शूट टिप होगा, उसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। अब आते हैं मोलिब्डेनम पे। तो मोलिब्डेनम MO2+ के रूप में, मोलिब्डेनेट के रूप में क्या होता है? मोलिब्डेनेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। तो मोलिब्डेनेट 2 आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, और एनर्जी का एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है। कौन कौन से एंजाइम हो जाती हैं? हमारी नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होती है, जो कि किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो इसके डिफिशियंसी से नेक्रोसिस ऑफ यंग लिव, जो यंग लिव होंगे उनमें क्या हो जाएगा? उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। क्लोरीन पे आ जाते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन फोटोलिसिस ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। किसमें? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। और क्लोरीन माइनस Cl- के रूप में, Cl- आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस इसके साथ केटायन एनायन को बैलेंस करता है। देखो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन, तीनों किस में हेल्प करते हैं? एनायन बैलेंस में हेल्प करते हैं, केटायन एनायन बैलेंस में हेल्प करते हैं। यदि क्लोरीन का डिफिशियंसी हो जाएगा तो उसे क्लोरोसिस और ब्रांच कलरेशन ऑफ लीफ क्या हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। और लीफ कैसी कलर की हो जाएंगी? ब्रांच कलर की हो जाती है, ब्रांच कलर की हो जाती है। क्राइटेरिया फॉर कंसंट्रेशन, क्राइटेरिया, अच्छा क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है? सॉरी क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है? एलिमेंट्स का वह कंसंट्रेशन या मात्रा जिससे कम होने पर वह प्लांट क्या ग्रोथ रुक जाता है। तो एलिमेंट्स का वह मात्रा है, वह कंसंट्रेशन जिसकी कमी होने पर वह प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाता है? रुक जाता है। किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट की अनुपस्थिति में वह प्लांट अपने मार्फोलॉजी में चेंजेस दिखाता है। किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट की कमी होने पर क्या करेगा? वो अपने मार्फोलॉजी में जो जैसा दिखता है उसके मार्फोलॉजी में क्या करेगा? चेंजेस दिखाएगा। जैसे उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ने लगेंगी, कभी कभी कोई स्पॉट बनने लगते हैं। अब आते हैं इधर नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम का डिफिशियंसी सिम्टम सेंसेंस लिफ में दिखता है। किसमें दिखता है? सेंसेंस लिफ में दिखता है। नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम की डिफिशियंसी का सिम्टम सेंसेंस लिफ जो होती हैं, जो ओल्ड लिफ होती हैं, उनमें दिखता है। आ जाते हैं डिजीज पे। पहला हमारा क्लोरोसिस डिजीज है। कौन सा? क्लोरोसिस। तो क्लोरोफिल की कमी से होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? क्लोरोफिल की कमी होता है, जिससे येलोविंग ऑफ लीफ, पत्तियां कैसी होती है? पीली पड़ जाती हैं। अब देखो क्लोरोसिस हो गया ना, तो क्लोरोसिस के किस किस एलिमेंट की कमी की वजह से होगा? हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया और एमओ हो गया। कौन कौन? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ठीक है ना? तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक आपको बता दें। देखो MO MN MG, देखो ये तीनों एक जैसा है कि नहीं है? MO MN MG याद कर लो। फिर क्या करो? MO MN MG याद कर लो। ये तीनों जब नहीं याद हो गए तो आप अपने हिसाब से नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, जिंक ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो MO MN MG हो गया। अब आते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। इसमें टिश्यूज का क्या होता है? डेथ हो जाता है। टिश्यूज का क्या होता है? डेथ हो जाता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाने हैं, काकू मांगे कार। तो CaCuMg और K। तो कैल्शियम, कापर, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम, कापर, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम हो जाएगा हमारा, कापर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। तो काकू मांगे कार। तो नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, कापर, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो काकू मांगे कार। अब देखते हैं सेल डिवीजन का इनहिबिशन, मतलब सेल डिवीजन में कमी हो जाएगी किसकी वजह से? MO मतलब मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। इसका याद कर लो मंकस, याद कर लो मंकस, ऐसे हो जाएगा। अब देखो डिले इन फ्लावरिंग यानी फ्लावरिंग में क्या होगा? डिले होगा, लेट होगा। जैसे कि फ्लावरिंग में क्या हो जाएगा? डिले, जो 2 महीने में होना था वो 3 महीने में होगा, चाहे 2 महीने 10 दिन में होगा, तो थोड़ा लेट होगा। तो उससे याद कर लो सल्फर, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम। सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम। और शॉर्ट ट्रिक है श्री नरेंद्र मोदी। सल्फर, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम, श्री नरेंद्र मोदी।
अब आगे देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी कब होगा? जब किसी भी चीज़ का हमारे शरीर में, प्लांट के शरीर में क्या हो जाए, बॉडी में क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। तो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमेशा बहुत ही कम मात्रा में होती है। मान लो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एक तो है तो कम मात्रा में, छोटा या कम होता है माइक्रो मतलब, तो बहुत कम मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कभी कभी ज़्यादा मात्रा हो जाने पर पौधों में, मान लो कि रूट के ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो गए, रूट के द्वारा क्या हुआ, ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो हो जाने पर उस पौधे में टॉक्सिक चीजें बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं? टॉक्सिक चीजें बनने लगती हैं और उस पौधे को अनेकों रोग होने लगता है। पहला होता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी। कौन सा? मैग्नीज टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होगा, मैग्नीज की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि ब्राउन स्पॉट दिखने लगते हैं। कहाँ पे? वेन पे। जो ये जो वेन होते हैं ना, जो हमारे वेन होते हैं लेमिना पे, जो वेन होते हैं उन पे क्या दिखने लगता है, ब्राउन स्पॉट दिखने लगता है, धब्बा धब्बा सा, ब्राउन ब्राउन सा धब्बा दिखने लगता है ऑल अराउंड क्लोरोटिक में, जो क्लोरोटिक में उनके चारों तरफ। अब देखो कि मैग्नीटॉक्सिटी जब होता है, जब मैग्नीटॉक्सिटी होगा तब क्या होगा, आयरन हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम, आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनका क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, इनका डिफिशियंसी हो जाता है। अब देखो सॉयल, सॉयल के बारे में जानते हैं। तो सॉयल क्या होता है, रिजर्वायर होता है ऑफ एलिमेंट्स के लिए, मतलब स्रोत होता है। सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, एक तरह से समझो स्रोत है। क्या है? स्रोत है। मतलब प्लांट के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए जितने भी आवश्यक एलिमेंट है वो किससे मिल जाते हैं, सॉइल से मिल जाते हैं। सॉइल में जो जो ये एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से जाते हैं? मान लो कि हमारा रॉक था पहले, वहाँ पे कुछ नहीं जमा था, तो रॉक क्या होगा कि धीरे धीरे डिग्रेड करेगा और क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। तो जो हमारे पत्थर होता है, पहाड़ होता है, वो धीरे धीरे मिट्टी बनते हैं। तो उसमें हमारा जो इतना भी एलिमेंट रहेंगे, जो माइक्रो 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 थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब। जैसे हमारा क्या था, आयरन, जिंक, क्लोरीन हो गया, हमारा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, निकल हो गया, ये सब। तो सॉइल क्या होता है, रिजर्वायर होता है एलिमेंट के लिए, उनके लिए एक स्रोत के रूप में काम करता है। अब देखो, नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स, ये मिनरल्स का केवल सप्लाई नहीं करता है कि, और उसके साथ साथ क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का भी क्या करता है, उनको घर देता है, घर देता है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी सॉइल में होते हैं, रूट के पास होते हैं। अब देखो, इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हमारा नॉस्टाक आ जाता है, एनाबिना हो जाएगा, ओसिलोटोरिया हो जाएगा। आगे हम इस एग्जाम्पल इसका बहुत सारा लिखे हैं। अब देखो, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम का डिफिशियंसी सिम्टम सेंसेंस स्लिप में दिखता है। किस स्लिप में दिखता है? सेंसेंस स्लिप जो हमारी होती है, जो बुड्ढी लिप होती है, मतलब एजगर वाली, जो ज़्यादा एज वाली हो गई है, उनमें दिखता है नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम और डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये वाला देख लें ना, सॉरी, आगे चलते हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में दो साइकिल, मतलब दो चीज आता है, एक नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है और दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाता है। एक नाइट्रोजन साइकिल हो जाएगा, दूसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। अब नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है नेचर में? देखो, जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना, वो N2 के फार्म में होता है, N2 के फार्म में होता है। किसके फार्म में होता है? N2 के फार्म में। तो देखो, N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो N दोनों N होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आए हैं। तो देखो, नाइट्रोजन का हो गया हमारा 7, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 7 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 और क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 लिख सकते हैं। तो देखो, ये 5 है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, जिससे इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो नेचर में N2 के फॉर्म में पाया जाता है, और जो कि मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट है। कैसा है? मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो अमीनो एसिड्स का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। प्रोटीन का और हार्मोन्स का भी होता है ना, अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन का और हार्मोन्स का होता है। इन नेचर प्रेजेंट लिमिट, हमारे नेचर में कैसा होता है, लिमिट में प्रेजेंट होता है। हमारे नेचर में जो हमारा नाइट्रोजन है वो कैसे लिमिट में प्रेजेंट है। इसीलिए माइक्रोब्स और प्लांट दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसके लिए लिमिट में प्रेजेंट है, 78% होता है, जो कि पूरा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइक्रोब्स और प्लांट एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। कौन सा है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए कि जो हमारा अमोनिया है ना, वो फर्स्ट स्टेबल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप का होता है, एक ए बायोलॉजिकल और एक बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल को हम डायोस्टोपी भी बोलते हैं, डाइजोट्रोपी भी कहा जाता है, जो कि 65% होता है। जो बायोलॉजिकल होता है ना, 65% होता है, जिसे हम डाइजोट्रोपी भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वाला जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, मोस्टली बाई प्रोकैरियोट, जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनके द्वारा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो, उसमें प्रोकैरियोट्स कौन आ जाता है, नॉस्टाक हो जाता है और बिना हो जाता है। तो देखो, N2 के फार्म में था, किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। किस एंजाइम की उपस्थिति में, नाइट्रोजिनेज। जो नाइट्रोजिनेज हम लोग पीछे देखते आए हैं, वही नाइट्रोजिनेज,
जिसको कौन एक्टिव कर रहा था नाइट्रोजिनेज को, एमओ और एफ, आयरन और मोलिब्डेनम, जिसको एक्टिव करते हैं नाइट्रोजिनेज को। तो यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। N2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ए बायोलॉजिकल देख लो, बायोलॉजिकल वहाँ देख लियो, यहाँ पे ए बायोलॉजिकल देख लो। तो ए बायोलॉजिकल में क्या होगा, दो प्रोसेस होगा, एक नेचुरल है इलेक्ट्रिकल और दूसरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल है आर्टिफिशियल। तो एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल होता है और दूसरा इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल होता है। इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट किस में हो जाता है, NO में, NO2 और N2O में, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाई या नाइट्रोजन मतलब डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। देखो N2 पे क्या हुआ, यूवी रेडिएशन काम करेगा। अब देखो जो इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल होता है वो इंडस्ट्रियल कंबशन के द्वारा हो सकता है। जो हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यदि इंडस्ट्रियल हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से, तो इंडस्ट्री में यदि कंबशन हो रहा है, जैसे आग उग लग जाता है इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से होता है। ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं निकलता है उसकी वजह से होता है। जो हमारा जो इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल है ना, वो ऑटोमोबाइल्स में धुआं की वजह से हो जाएगा। जंगल में यदि आग लग गया तो उसकी वजह से भी होता है। अब देखो नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, यदि अमोनिया हमारे किस में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रेट में। यदि जो अमोनिया हमारा बना था, देखो पहले N2 था, N2 से क्या बना, हमारा अमोनिया बना। अब ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में, NO3 माइनस में, NO3 माइनस है नाइट्रेट में, तो उसको हम नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। इसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। अब देखो अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं, यदि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया में। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन कन्वर्ट होगा, जो हमारे जो डेड प्लांट होंगे और एनिमल्स होंगे, जो डेड प्लांट होंगे और एनिमल्स होंगे, उनका प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। तो वही डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अमोनिया। जो हमारे डेड प्लांट और एनिमल होंगे उनके प्रोटीन यदि किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, अमोनिया में, तो उसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखो डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट था ना, जो हमारा जो NO3 था नाइट्रेट, जो किसमें फिर कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में। तो देखो ये साइकिल ऐसे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। देखो हम यहाँ पे क्या देखे हैं, नाइट्रोजन अमोनिया में। देखो N2 था, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। अब ये अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट फिर किसमें कन्वर्ट हो जाए, N2 में। तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन हो जा रहा है। तो वही क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें हेल्प कौन कौन करते हैं, दो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, दो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, दो प्रोकैरियोटिक होते हैं, स्यूडोसोमोनास और थायोबैसिलस। कौन सा, स्यूडोसोमोनास और थायोबैसिलस, स्यूडोसोमोनास और थायोबैसिलस। देखो स्यू का पी से शुरू है यहाँ पे, तो ये अपवाद है, याद इसे कर लेना चाहिए। तो स्यूडोसोमोनास और थायोबैसिलस हो जाता है। अब देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से, उसको याद कर लीजिए। तो नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, किसमें, वो कौन कौन हो जाता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर हो जाते हैं। और देखो ये क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपी मतलब ऑटोट्रॉपी मतलब खुद से खाना बना सकते हैं, और कीमो मतलब केमिकल्स से भी। तो दोनों प्रकार से खाना बना सकते हैं, केमिकल्स से भी और सूर्य के प्रकाश में भी, खुद से भी खाना या केमिकल से भी खाना बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बना लेते हैं, और कीमो लग गया मतलब केमिकल से भी, दोनों तरह से बना सकते हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में स्यूडोसोमोनास अपना थायोबैसिलस आ गया है, आपने पीछे देख ही लिया है। अब देखो एनसीईआरटी में ये वाला दिया है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, उसमें 4 प्रकार से वो फिक्सेशन होता है उसका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकल। एक इंडस्ट्रियल हो गया, जैसे इंडस्ट्री में कंबशन हो जाता है, उसकी वजह से जंगलों में आग लग गया, उसकी वजह से हो गया। हमारा जो ऑटोमोबाइल्स में धुआं की वजह से हो गया। और एक होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। तो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो 4 प्रकार से फिक्स होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, और चौथा आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। अब देखो 3 मेन नाइट्रोजन पूल होते हैं, कौन से 3 मेन नाइट्रोजन पूल, एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाएगा नाइट्रोजन, सॉइल से किसमें, बायोमास, फिर बायोमास से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, समझे। तो बायोमास मतलब यहाँ पे एनिमल्स को ले लो, किसमें ले लो, एनिमल्स को ले लो या पौधों को ले लो। मान लो पौधे नाइट्रोजन सॉइल से लिए, वो क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, फिर मान लो जंगल में आ गया तो वहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यही साइकिल चलती रहती है। मान लो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ के क्या करेंगे, सॉइल में फिक्स करा देंगे, जिससे सॉइल में जो पौधा होगा उसको यूज करेगा। तो सॉइल से किस में चला गया, बायोमास में चला गया ना। तो बायोमास में मान लो अपना प्लांट था तो उसने ले लिया, अब क्या करेगा, मान लो जंगल में आग लगी तो वहां से नाइट्रोजन निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यही साइकिल चलती रहती है। तो यही 3 नाइट्रोजन पुल होते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है, सॉइल हो जाता है और बायोमास हो जाता है। नाइट्रोजन, सॉइल और एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास, एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास होता है। अब देखो इधर देखिए अंतिम है ये, देखो नोड्यूल्स। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता कैसा है। तो सबसे पहले नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। पौधों की जो जड़ें होती है ना, उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए
मान लो ये हमारे पौधे की क्या थी, जड़ थी, तो जो ये नोड्यूल निकला है ना, यहाँ पे जो नोड्यूल निकला है ना, वो क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होता है। क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है। तो ये जड़ का जो निकला है ना बाहर, ये क्या है, एक आउट ग्रोथ है। रूट का जो नोड्यूल है या रूट हेयर है, तो ये एक आउट ग्रोथ होता है। सबसे पहले क्या करेगा ना कि यहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे और इसके साथ रहने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, रहने की कोशिश करेंगे, इसके साथ अच्छा दोस्ती करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे रहने लगते हैं, धीरे धीरे रहने लगेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, नहीं होता है कि जिसके थाली में खाओ इसी के में छेद करो, तो यही काम। यहाँ बैक्टीरिया आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, अब धीरे धीरे इस रूट हेयर्स में घुसना चालू करेंगे। रूट हेयर्स को घुसेंगे, फिर पहले उसके कार्टेक्स में चले जाते हैं और उस रूट हेयर को क्या करेंगे, मोड़ देंगे। कैसा बना देंगे, हुक के जैसा। कैसा बना देंगे, हुक के जैसा बना देंगे। फिर उसके अंदर चले जाते हैं, देखो उसके अंदर बैक्टीरिया चले गए, क्या कर दिए, उसको इन्फेक्शन कर दिए, उसको इन्फेक्टेड कर दिए, और क्या बना दिए, इन्फेक्शन थ्रेड बना दिए। इन्फेक्शन थ्रेड मतलब धागा होता है, समझो धागा नुमा बना देते हैं, समझे। अब क्या करेंगे, इसी के अंदर क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, इसी के अंदर मेच्योर हो जाएंगे और नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले बैक्टीरिया सॉइल में गया, उस रूट हेयर के साथ रहने की कोशिश किया, फिर उसके अंदर चला गया और उसको इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया। उसको इन्फेक्ट करके क्या बना दिया, इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया, और उसके कार्टेक्स में भी इंटर कर जाते हैं और पेरिसाइकिल के भी अंदर चले जाते हैं।